नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज बात करेंगे अमेरिका को लगे सबसे बड़े झटके की। समंदर में भी झटका लगा है और आसमान में भी झटका लगा है। अमेरिका का चौथा विमान गिरा है, तबाह हो गया है। और पिछले जो 3 विमान गिरे थे उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बड़ा विमान। ये तो तमाम लड़ाकू विमानों को सपोर्ट करता था हवा में ईंधन। लड़ाकू विमान जब लंबे मिशन पर होते हैं तो बीच में ही उसमें रिफ्यूलिंग होती है, दोबारा जो है ईंधन कम होता है तो भरा जाता है। जो विमान अमेरिका के ये काम करते हैं, हैवी जो है ये विमान होते हैं भारी, उनमें से 2 विमान अपने ड्यूटी पर थे और एक क्रैश हो गया। अमेरिका हालांकि कह रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश है, लेकिन ये रिपोर्ट एक है कि इराक में भी एक विद्रोही गुट है जो रेजिस्टेंस, वहां पर जिसको कहते हैं कि रेजिस्टेंस ग्रुप, उस रेजिस्टेंस ग्रुप ने उस पर मिसाइल दागी थी। अब रेजिस्टेंस ग्रुप किसके सहयोग से मिसाइल दागा या ईरान की मिसाइल थी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पक्ष की जो खबरें होती हैं उस पर बड़ी सेंसरशिप है। और वहां की मीडिया पर भी, इजराइल में तो पूरी पाबंदी है, अमेरिका में भी ऑफिशियल जानकारी युद्ध के मैदान से तत्काल आ नहीं पाती है। ईरान जो होता, ईरान की तरफ से जो खबरें होती है उसकी ईरानी मीडिया पुष्टि करती है। इरना है IRNA, जो न्यूज एजेंसी है ईरान की सरकारी, वो पुष्टि करती है। कई बार जो कमांडर है IRGC के वो सामने आते हैं वीडियो के जरिए, वो पुष्टि करते हैं, बताते हैं। लेकिन अमेरिका वाले जो पक्ष में, अमेरिका इजराइल के पक्ष में, वहां पर ये दिक्कत आती है। तो ये तबाही, बड़ी तबाही है कि 135 क्रैश हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, विमान तबाह हुआ, उससे बड़ी जो बात है और बुरी बात है अमेरिका के लिए, 5 क्रू मेंबर लापता हैं। रेस्क्यू की कोशिश में तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाश जारी है। लेकिन अब तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 के 5 क्रू मेंबर का कोई अता पता नहीं है। इससे दूसरी और बुरी खबर, इससे भी बुरी, अमेरिका की नाक, अमेरिकन नेवी की सबसे बड़ी ताकत USS अब्राहम लिंकन, जब ये युद्ध की तैयारियां हो रही थी, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, उस वक्त भी क्या कहा जा रहा था, USS अब्राहम लिंकन रवाना हो गया है ईरान की तरफ, मतलब अकेले ही ये परास्त करके आ जाएगा। USS अब्राहम लिंकन को ट्रंप ने वापस बुला लिया, क्योंकि USS अब्राहम लिंकन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है ईरान की मिसाइलों से। ईरान ने इजराइल पर अब जो अटैक किया है आज, मतलब बीती रात में जो अटैक हुआ है, वो अब तक के सबसे भयावह अटैक में माना जा सकता है। 60 से ज्यादा, एक सिंगल अटैक में 60 से ज्यादा कैजुअलिटी की खबर है। उसमें घायल कितने हैं गंभीर रूप से, फिर वही बात है कि इजराइल के भीतर की खबर बिल्कुल पुख्ता हम भी आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि 60 से ज्यादा लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। कितने उसमें मारे गए हैं अभी ये बात सामने नहीं आई है, वो घायल ही बता रहे हैं कि 60 से ज्यादा है। भाव को जरा जोड़ लीजिए, तब हम सिलसिलेवार इन खबरों पे आए। स्वागत है भाव। भैया जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। देखिए, जंग के बीच इराक में क्रैश हुआ अमेरिका का बड़ा मिलिट्री रिफ्यूलिंग प्लेन, 5 थे सवार। अगली हेडलाइन लाइए। ट्रंप को तगड़ा झटका, अमेरिका का KC-135 एयरक्राफ्ट इराक में क्रैश, ईरान संग जंग में चौथा प्लेन तबाह हुआ है। ये चौथा प्लेन है जो तबाह हुआ है। इसके पहले 3 फाइटर जेट गिरे थे और वो भी इराक में ही गिरे थे। उसमें भी लीपने पोतने की कोशिश अमेरिका ने की और कहा कि वो जो है फ्रेंडली फाइट में गलती से इराक के डिफेंस सिस्टम से मिसाइल चली और गिर गए थे। जरा आगे बढ़िए, आगे चलिए। इसमें जो अमेरिका के तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है वो ये स्टेटमेंट है, लॉस ऑफ US KC-135 ओवर इराक। इसमें वही पूरी बात जो मैंने पहले कह दिया, चला दीजिए। देखिए, US सेंट्रल कमांड इज अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ ए US KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury and rescue efforts are ongoing. 2 aircraft were involved in the incident.
one of the aircraft went down in western Iraq and the second landed safely. जो दूसरा वाला है वो इजराइल में बेन कुरियन एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हुआ है. This was not due to hostile fire or friendly fire. ये लाइन जो महत्वपूर्ण है, दिस वाज नॉट ड्यू टू होस्टाइल फायर और फ्रेंडली फायर, मतलब ये किसी आक्रमण से या जो है वहां का जो इराक में इनका एयर डिफेंस है उससे फ्रेंडली फायर में उससे नहीं हुआ है. इसको ये खारिज कर रहे हैं. जैसे कल एक जहाज पर जब आग लगी थी तो उसको भी कहा था कि नहीं वो आग किसी अटैक की वजह से नहीं लगी है. ये कहते हैं इज्जत बचाने का. कैसे हुआ है हम भी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इनका सारा 4 विमान तबाह हुआ और कोई दुश्मन के अटैक में नहीं तबाह हुआ है. तो ऐसे को युद्ध में मैदान में नहीं आना चाहिए जबकि बिना दुश्मन के अटैक के 4 विमान तबाह हो गए तुम्हारे. चलिए आगे बढ़िए, जरा आगे बढ़िए. अगला लाइए. तो 2 खबर महत्वपूर्ण है, इसके साथ भाव के पास चलेंगे फिर हम लौटेंगे बाकी दिखाएंगे. ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे उस विमान क्रैश से ज्यादा महत्वपूर्ण खबर लगती है, बड़ी खबर. IRGC नेवीज स्ट्राइक डैमेजेज यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन. ये अब्राहम लिंकन को और 5-6 दिन पहले इकलौते शायद हम होंगे जो पिछले 6 दिन से जब एंटी शिप मिसाइल्स दागी थी अब्राहम लिंकन पर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने, और ईरान ने दावा किया था कि हमारी एंटी शिप मिसाइल टारगेट हिट किए हैं, अब्राहम लिंकन को हिट किए हैं. उस दिन से हम इस बात पर थे और अमेरिका ने कहा था नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, अब्राहम लिंकन सेफ है. और लगातार हम कह रहे थे ना, क्योंकि अब्राहम लिंकन की उपस्थिति एकाएक युद्ध से गायब हो गई थी, कहीं भी उसकी चर्चा नहीं आ रही थी. जरा आगे बढ़िए, इस खबर को और डिटेल में लाते हैं. देखिए रशियन न्यूज ने किया जस्ट इन, ये खबर ताजा खबर उसने दी जब IRGC, ये IRGC के हवाले से कहा था. यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर रिपोर्टेडली सफर्ड मेजर डैमेज आफ्टर बीइंग हिट बाय मिसाइल्स एंड ड्रोन्स. The carrier is now withdrawing towards the US. अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर विड्रॉ किया जा रहा है और ये अमेरिका की तरफ जा रहा है. विजुअल दिखा दीजिए, जरा विजुअल दिखा दीजिए. ये विजुअल बड़े महत्वपूर्ण है. अब्राहम लिंकन आया था गाजीबाजी शांत और जा रहा है, देखिए सन्नाटे में आया था, गाजा बाजा लेकर जा रहा है, कैसे सन्नाटे. ये है अब्राहम लिंकन. ये अब्राहम लिंकन को कितना डैमेज हुआ आप इससे समझिए कि वापस जा रहा है, यानी ये नॉन फंक्शनल हो चुका है. बस कहते हैं गाड़ी रास्ते खराब हो जाए टो करके ले आओ गैराज, तो कोई सही कार से उसको लेके जा रहे हैं गैराज में. अब्राहम लिंकन की वापसी ये अमेरिका की नाक कटने के बराबर ही है. मैं अभी यहीं पर जो है भाव के पास चलूंगा. इस 2 खबरों पे, ये दोनों अमेरिका के लिए बड़ा झटका है. फिर आएंगे तो दुबई में तबाही, ईरान के कमांडर जो IRGC की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें जो खुली धमकी दी गई है कि अभी तो तबाही देखना बचा हुआ है, वो दिखाएंगे, तो उस पर आएंगे. लेकिन अभी पहले भाव के पास चलते हैं. भाव ये 2 खबरें अमेरिका तो नाक कट गई. अब नाक कटने के बाद फिर युद्ध में रहने क्या मतलब है, फिर अब क्या है यहाँ पर औचित्य अमेरिका का? 2 बातें हैं आशीष जी. जो सबसे पहले आपने बोला कि KC-135 ये जो क्रैश हुआ है, ये क्रैश नहीं हुआ, ये हिट हुआ है. देखिए क्रैश होने और हिट होने में 2 मेजर फर्क है. जितने भी हमारे आर्मी के सॉरी जो फोर्सेस के एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें एक हमेशा ख्याल रखा जाता है कि फ्लाइट से ज्यादा पायलट इंपॉर्टेंट होता है या फाइटर इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारे यहाँ इजेक्शन सिस्टम होता है. ये लोग अपने आप को तुरंत जब भी एक्सीडेंट होता है तो इजेक्ट हो जाते हैं और अपने आप को सेव करते हैं. यदि जैसे कि अमेरिका कह रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ, टेक्निकल फॉल्ट से एकदम क्रैश नहीं होता. टेक्निकल फॉल्ट उनको समझ में आता है और समझ में आने के बाद जब वो समझते हैं कि भाई ये अब जैसा ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया था, उसको हाइट नहीं मिली तो बिल्डिंग में जाके टकराया. ये बिल्डिंग में जाके टकराया नहीं है, ये हवा में था और हवा से क्रैश हुआ है. तो यदि हवा से क्रैश हुआ है और टेक्निकल ग्लिच आती है और उनको लगता है क्रैश होता है, तो उसमें से पायलट और मेजर लोग अपने आप को बेल आउट करते हैं, मतलब वो नीचे उतरते हैं पैराशूट की मदद से. ये आपने हर जगह देखा होगा, कई जगह देखा कि एक्सीडेंट. लेकिन जब एक्सीडेंट जैसे कि हमारा तेजस गिरा था, वो तेजस एक एक्सरसाइज के दौरान गिरा था. तो ये बात तो कंफर्म, मुझे तो कंफर्म लग रही है, जो अलग अलग सोर्सेज से बात हो रही है और कई पोर्टल्स जो खासकर आर्मी ऑपरेशंस और डिफेंस स्ट्रेटेजी पे जो
काम करते हैं वो तो कह रहे हैं कि इट हैज बीन हिट बैडली एंड इट हैज नॉट बीन क्रैश्ड। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि अमेरिका क्यों कंफर्म नहीं करता? अमेरिका और इजराइल ये दो ऐसे देश है इस युद्ध में जो इतनी सेंसरशिप लेके चल रहे हैं कि अमेरिका में फ्यूनरल भी कवर करने नहीं दे रहे। ये देखिए, वही इजराइल में है और वो कहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी। दोनों तरफ बुरी तरह से मार खा रहे हैं। और इसका दूसरा उदाहरण जो आपने दिखाया वो है अब्राहम लिंकन वाला। अब्राहम लिंकन ये वाकई लॉर्ड ऑफ द सी बिल्कुल जिसको कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का यदि कुछ है, अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो उसके नेवी में है। इसीलिए पूरे विश्व के समुद्र पे अमेरिका राज करता था, ऐसा मैं आज कहूंगा। करता पहले करता था जब तक अब्राहम लिंकन हिट नहीं हुआ, क्योंकि अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता। अब्राहम लिंकन की सिक्योरिटी में एक बड़ी फौज तैनात होती है, कई जो बड़े जंगी जहाज होते हैं जो अब्राहम लिंकन को बचा के चलते हैं। क्योंकि अब्राहम लिंकन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जिस राष्ट्रपति का नाम दिया है, जो उनकी आभा और जो उनका कद था उसी कद का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 90 एयरक्राफ्ट जिसमें लोड होते हैं और 90 एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ होते हैं, लैंड करते हैं। और उसका जो क्रू है वो क्रू ही करीब करीब 5,600 लोगों का है। तो आप इमेजिन करिए, जिस जहाज को चलाने के लिए 5,600 का क्रू होगा और जिसमें 90 एयरक्राफ्ट होंगे, उसके पास क्या डिफेंस कैपेसिटी होगी। इसका पूरा रिफ्यूलिंग एंड कॉम्प्लेक्स ओवरऑल इसका हो गया था, जिसको नेवल भाषा में RCOH कहते हैं 2017 में। और इसकी लाइफ जो है वो 25 साल से ज्यादा फिर बढ़ाई गई थी। ये टोटली न्यूक्लियर चलने वाला है। और ये जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं अभी तक अमेरिका के, हर ऑपरेशन में वो था, चाहे अफगान हो, चाहे इराक वार हो, चाहे 9/11 का अटैक हो, हर जगह इसको डिप्लॉय किया है। इसका जाना ही एक आगाज होता है कि अमेरिका अब युद्ध में आया है अब्राहम लिंकन के। जब अब्राहम लिंकन हिट होने की बात हुई, अमेरिका गवर्नमेंट ने इसको हास्यास्पद बताया, लेकिन अब्राहम लिंकन फ्रंट लाइन से थोड़ा सा दूर चला गया। उस दिन से लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि अब्राहम लिंकन हिट हुआ है, कितना डैमेज हुआ है जिसका क्वांटम ना हम बता पा रहे थे, ना ईरानियन सोर्सेज बता पा रहे थे। बस इतना जरूर था कि वो ऑपरेशन से दूर क्यों चला गया, जिसके होने से ही एक दरारा होता है। आपका सेनापति पीछे क्यों चला गया? क्या जख्मी हो गया क्या? ये सवाल उठ रहे थे। फिर अब खबर आई है कि वो सेल हो रहा है। इसका मुताबिक एक बहुत बड़े डिफेंस के पोर्टल की खबर ये है, एनालिसिस, वो ये कहता है कि अब्राहम लिंकन पूरी तरह से डैमेज हो गया, उसको डूबने से बचाया गया और उसके बाद उसको इतना रिपेयर किया वहीं पर कि वो सेल लायक हो जाए कि अपने डॉक में वापस जाए। लेकिन अब्राहम लिंकन को फिर से समुद्र में आने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, इतना डैमेज इसके ऊपर हुआ है। और ये रिपेयर उनके अपने डॉक में होगा। इसलिए अब्राहम लिंकन अब धीरे धीरे आराम से एक जख्मी योद्धा की तरह से जा रहा है। अब्राहम लिंकन का डैमेज होना ये अमेरिकन नेवी के लिए तो शर्मसार है ही, लेकिन ये ईरानियन मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक ऐसे लेवल पे लेके गया कि विश्व को सोचना पड़ेगा ईरान पे हाथ डालने के पहले। इसलिए ये दो मेजर, आशीष जी, जो डैमेज आज जो दो मेजर खबरें थी, ये बहुत बुरी तरह से अमेरिका का अमेरिका को जो गर्व था और अमेरिका जो इतरा रहा था कि बार बार वो कह रहे थे कि वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेस एंड वी रूल द वर्ल्ड, उसको कहीं ना कहीं पलीता लग गया है। वो जो हवा का गुब्बारा था ईरानियन ड्रोन और मिसाइल ने, उसको फोड़ दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्राहम लिंकन, बार बार मैं कह रहा हूं, अब्राहम लिंकन की वापसी, अमेरिका की नाक काट दी ईरान ने। अब बाकी युद्ध में कुछ भी हो, लेकिन नाक तो काट दी। इसके साथ और 2 खबरों को जोड़ना होगा। आप याद कीजिए, जिस युद्ध का तीसरा दिन रहा, चौथा दिन था 3 दिन के युद्ध के बाद, जब ईरान के हमले तेज हुए तो खबर एक आई थी कि अमेरिका तीसरा वॉरशिप USS बुश, उसको भी ईरान की तरफ रवाना कर चुका है। USS बुश, USS अब्राहम लिंकन और तीसरा USS गेराल्ड। USS गेराल्ड पर कल ही, आज आपने खबर भी देखी होगी एक्सरे डायरेक्ट हिट में, USS गेराल्ड पर आग लगी थी।
और उस आग में भी ये कहा अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि आग लगी है लेकिन ये किसी अटैक की वजह से नहीं आग लगी है। क्या, अब ये देखिए कई बार ये सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, रडार खत्म कर दिया, डिफेंस खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, तो हम लोग कई बार कहते हैं क्या भूतों से युद्ध लड़ रहे हो फिर? अब ये भूत वाली थियरी मुझे लगता है मजबूत हो गई है, इसको गंभीरता से लीजिएगा। अब विमान गिर रहे हैं, इनके युद्धपोत पर, वॉरशिप पर आग लग रही है, आग लग रही है, किसी अटैक से नहीं, अपने आप आग लग गई है। यानी अमेरिका कंप्लीट अब भूतों के प्रभाव में भी। पहले तो हमारे यहाँ बहुत झाड़ फूक होता है, ट्रंप को बुलाना चाहिए यहाँ पे इंडिया में, झाड़ फूक करवाएं, भूत पहले उतारें, क्योंकि सब कुछ कहीं आग लगना, ये सब तो हमारे यहाँ फिल्मों में, रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में देखा है ना, एकाएक आग लग गया, एकाएक दीवार हिलने लगी, इस टाइप का वही हो रहा है अमेरिका के साथ। और जब ऐसा होने लगे तो तत्काल वापस भाग जाना चाहिए, केवल लिंकन को लेके नहीं, सब कुछ लेकर के वापस भाग जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जरा खबरों पर भैया, और लाइए आगे चलिए खबर में जरा। तो देखिए, भीषण धमाकों से दहला दुबई। अब ये भी ना कहो कि अपने आप ये धमाके हुए, कोई नहीं यहाँ पर अटैक हुआ। भीषण धमाकों से दहला दुबई, ईरानी हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। चेतावनी दे करके ईरान मार रहा है, चेतावनी दे करके, बता करके, सुनिएगा। دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی. अब ऑडियो कम कर दीजिए, मैं बता देता हूं कि क्या ये बोल रहे हैं। ये खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन का बयान है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स पर जरा भी हमला हुआ तो हम उस इलाके के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगा देंगे, जिससे अमेरिका और उसके साथियों का फायदा होता है। जितना ऑयल इंफ्रा है वो सारे ऑयल इंफ्रा को आग लगा देंगे, जिससे भी अमेरिका को फायदा होता है, जहां कारोबार करता है। और कल ही ये भी चेतावनी दी थी, ट्रंप ने कहा था कि हम अंधेरे में कर देंगे, ईरान को बिजली काट देंगे। तो कहा था अगर ईरान अंधेरे में हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में आधे घंटे के अंदर कर देंगे। ये ईरान का जो रिटेलिएशन है ना, ये भूतों न भविष्य। अमेरिका के सामने ऐसा नहीं देखा था। वियतनाम में भी अमेरिका मुंह पिट के अपना गया, बेइज्जत होकर के गया, लेकिन जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारना का वियतनाम में हुआ था, वो युद्ध की तकनीकी अलग थी। वहां गुरिल्ला वार लड़ा था। वियतनाम के भौगोलिक हालातों में जो है, वहां के ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स बहुत उलझ के रह गए थे। वियतनाम में लंबे वक्त तक रहे और सब इज्जत भी गंवाए, दौलत भी गंवाए, सैनिक भी गंवाए और वापस गए। लेकिन ईरान बता रहा है कि यहां मारेंगे और दौड़ा के मार भी रहा है वहां पर। आगे चलिए जरा, अगला अगला। ये स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, ये देखिए नॉर्थ इजराइल है। नॉर्थ इजराइल में ईरान का मिसाइल अटैक, ये इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक मुझे लगता है अब तक का, क्योंकि इसमें 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और पूरा इलाका बिल्कुल तबाह हो गया है। कई मकान जो वहां के हैं, कई, और बेसिकली क्या है कि अब दो तरफ से ईरान झेल रहा है। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्ला रॉकेट बरसा रहा है और इजराइल ड्रोन और मिसाइल बरसा रहा है। ड्रोन भी कम है तो मिसाइल ही बरसा रहा है। और मिसाइल के वॉरहेड, ये ज्यादा तबाही क्यों हो रही है? पहले 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 90 किलोग्राम के वॉरहेड थे, लेकिन 2 दिन पहले जब 27th वेव उसने फायर किया, ईरान ने 27th वेव के बाद 28th वेव में ही ऐलान कर दिया कि अब 1 टन से कम का वॉरहेड वाले मिसाइल दागेंगे नहीं। यानी 1 टन मिनिमम। वो जब 1 टन बारूद गिरेगा तो तबाही ज्यादा होगी ही होगी। इसीलिए अब तबाही का स्केल बढ़ गया है। अब अटैक कम हुए हैं, पहले ज्यादा अटैक थे, दनादन दनादन अटैक। अब अटैक कम हुए लेकिन तबाही बढ़ी है, क्योंकि वॉरहेड अब 1-1 टन का। कल एक मिसाइल दागा था 2 टन के वॉरहेड वाला। सोचिए अगर 2 टन, डेढ़ टन और 2 टन तक वॉरहेड हो तो कितनी तबाही होगी इसमें जो है। अब आगे बढ़िए, अगला लाइए, अगला लाइए, अगला। ये देखिए आप, ये दुबई का है जिसकी बात हम कर रहे थे। ये फाइनेंशियल सेंटर रिपोर्टेडली केम अंडर ए ड्रोन स्ट्राइक इन दुबई। ये आपके सामने देखिए,
ये फिनेंशियल सेंटर, और इसको भी कहा था जब बैंकों पर तेहरान में बैंकों पर अटैक किया, एक बैंक पर हमला किया था इजराइल ने और उसमें बैंक कर्मी मारे भी गए थे, तभी कहा था कि अब हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकों को निशाना बनाएंगे, अब तैयार हो जाओ, तुम गलती जितनी कर रहे हो वो गलती का खामियाजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। दुबई में फिनेंशियल सेंटर पे अटैक का ये विजुअल है जिसका आपने हेडलाइन देखा था। आगे चलिए अगला ये फिर दुबई देखिए, अगला विजुअल जो आ रहा है ये फिर दुबई का ही है। चलाइए विजुअल, लाइए विजुअल, हाँ ये देखिए विजुअल दुबई। नेक्स्ट ये जो अगला आपके सामने आ रहा है ये जैक्सन हिंगले, ये इंटरनेशनल एक एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने इसमें एक इंफॉर्मेशन अभी दी है कि जो इनके हिसाब से हम लोग 5 क्रू मेंबर कह रहे हैं, मीडिया इंडिया में 5 क्रू मेंबर रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इनके मुताबिक ये 6 क्रू मेंबर्स थे। और भाऊ ने जो अभी एक गेस किया था कि कुछ रिपोर्ट्स हैं और अनुमान जो उन्होंने कहा कि ये प्लेन जो गिरा है KC-135 ये दुर्घटना नहीं है। जैक्सन हिंगले बहुत ही एक्टिव हैं और इन्होंने रिपोर्ट की है, ये पूरे वॉर पर इनकी रिपोर्टिंग बहुत सॉलिड है। इन्होंने लिखा है ए KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वेंट डाउन ओवर वेस्टर्न इराक, अ सेकंड KC-135 एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली एट बेन गुरियन एयरपोर्ट इन इजराइल। पूरी रिपोर्ट जो हमने कहा था इनके पास पूरी वो रिपोर्ट है। आगे क्या है, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स डाउन प्लेन वाज हिट बाय ए P358 सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें मिसाइल बता भी रहे हो कौन सी मिसाइल है, P358 सरफेस टू एयर मिसाइल से इसको उड़ाया है विमान को। और 5 क्रू मेंबर के बजाय ये 6 बता रहे हैं। देयर वाज 6 क्रू मेंबर्स ऑन द प्लेन दैट क्रैश्ड and their condition is unknown. American forces are searching for the bodies of the dead in the Anbar desert and are carrying out landings by Chinook helicopters assisted by SAS forces. जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उससे ये बॉडीज तलाश रहे हैं। ये सबसे डिटेल्ड और थोड़ा डिफरेंट इनकी इंफॉर्मेशन है। ये बेन गुरियन एयरबेस पर, एयरपोर्ट पर जो दूसरा वाला लैंड किया है विमान, देखिए कितना बड़ा विमान का साइज है। ये विमान डैमेज हुआ है, KC-135 आपकी स्क्रीन पर है, KC-135 यही विमान क्रैश हुआ, इसी को गिराया है। अगले चलिए, ये यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन अभी जो भाव चर्चा में कर रहे थे वो बात कुल मिलाकर के सच वही है। ये अगला आप देखिए, यूएस बेस ये टर्की का है। टर्की जबकि ईरान के पक्ष में है, इस बात को समझना होगा। टर्की आज भी खासकर इजराइल पर बहुत हमलावर है, अमेरिका का मित्र है लेकिन इजराइल पर हमलावर है। नाउ इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल मेड इम्पैक्ट एट द यूएस इन सिरलिक बेस इन टर्की, एम्बुलेंसेज एंड फायर फाइटर्स इमीडिएटली रशेस टू द सीन। टर्की में जो अमेरिका का बेस है उस पर भी ईरान ने हमला किया है। यानी अमेरिका के बेस, अगर ईरान जो बार बार कह रहा है कि हम किसी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम जिस भी देश में हमारे मिसाइलें ड्रोन गिर रहे हैं वो अमेरिकन बेसेज पर गिर रही हैं। ये टर्की का अटैक इस बात को और प्रूव करता है कि कोई भी देश हो अगर वहां पर अमेरिकी स्टेब्लिशमेंट है तो ईरान के टारगेट पर आएगा। अगले विजुअल पर आइए, अगला विजुअल 44th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ये 44वीं लहर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के टारगेट पर इजराइल, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, उनकी तबाही, 44वीं वेव है ये। अगले पे आइए, ये वॉर मॉनिटर ने जो दिखाया है, ये नॉर्दर्न इराक का है, लानाज ऑयल फील्ड। ये दुहोक प्रोविंस में, दुहोक प्रांत में लानाज ऑयल फील्ड है। देखिए आप दुबई से लेके, यूएई से लेके और बहरीन और इराक, अब बहरीन भी इस समय, अब मुझे लगता है बहरीन कल से चैन की सांस ले रहा होगा क्योंकि बहरीन में तबाही पर्याप्त हो गई। ये लानाज ऑयल फील्ड दुहोक प्रोविंस में जो आपने देखा, लानाज ऑयल रिफाइनरी। देखिए अगला विजुअल भी है इस पे, क्योंकि ये बड़ा अटैक है, लानाज पे बड़ा अटैक है, लानाज ऑयल रिफाइनरी।
पूरा ये तबाह हो गया है। अब आगे चलिए, अगला लाइन। ये अटैक्स के पीछे एक और भी बड़ी रिपोर्ट है, इस पर तो कार्यक्रम भी हम अलग से करेंगे कि अब खबर ये आनी शुरू हुई है। देखिए उमाशंकर सिंह ने इस पर ट्वीट भी किया है, रूस ईरान गठजोड़ पर, और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। हम उमाशंकर सिंह उस रिपोर्ट्स को लेके आए तो इसलिए हम उनको बाकायदे दिखा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ये ब्लूमबर्ग की है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है ताकि वह इस इलाके में यूएस सेना पर हमला कर सके। मॉस्को ईरान को इस इलाके में यूएस सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में मदद करने के लिए कई तरह की इंटेलिजेंस दे रहा है, जिसमें खास तौर पर सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टारगेटिंग टैक्टिक्स शामिल हैं। यह यूएस और वेस्टर्न इंटेलिजेंस असेसमेंट से वाकिफ लोगों से मिली जानकारी पर आधारित है। कुछ रिपोर्ट्स में यूक्रेन से रूस के अनुभव को ईरान के साथ शेयर की गई एडवांस ड्रोन टैक्टिक्स के बारे में बताया गया है। अब भावुक पास चलेंगे सवाल के लिए यहाँ पर कि ये तबाही दुबई से लेकर के टारगेट, बार बार ये बात हम लोग चर्चा में करते रहे कि टारगेट इतना सटीक हिट करना, कुवैत, इराक, सब जगह। भाऊ आशीष जी, हमने याद होगा 3-4-5 दिन पहले भी जब चाइना ने वार्निंग दी थी, तब हमने कहा था कि जो प्रिसीजली हिट कर रहा है, जो बिल्डिंगों के बीच में जाके टारगेट हिट कर रहा है, जिसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी जो हेल्पिंग है पीछे, लॉजिस्टिक जिसको कहते हैं वॉर लॉजिस्टिक, वो चाइना और रशिया दोनों मिलके दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो ये एजेंसीज भी कह रही है, और इसमें कोई, क्योंकि उन लोगों के ऑलरेडी ईरान के साथ संबंध है, यदि उनके एग्रीमेंट हुए तो वो लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, जब आपने कहा कि भूत वाकई आग लगा रहे हैं क्या, तो मुझे लगता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनको न्योता देने वाले हैं। खास एयरफोर्स 1 का प्लेन आएगा लेने, और जितने अभी प्लेन वगैरह होंगे, जितने जहाज होंगे, उस पर नींबू मिर्ची टांगना बहुत जरूरी हो गया है। नींबू मिर्ची नहीं होने की वजह से ऐसी बातें हैं, ऐसे बीजेपी के कुछ लोग मुझे बोल रहे थे। तो राजनाथ सिंह भी सूट पहन के और बैग पकड़ के तैयार है कि कब जाना पड़े, और बहुत सारा नींबू और मिर्ची मार्केट से उठा लिया गया है। ये खबर मैं आपको दे दूं, क्योंकि अब इस स्तर पे ये ऐसे लोगों को ऐसे ही लोग मित्र चाहिए होते हैं। लेकिन सीरियसनेस पे बात करें तो जो ऑयल फील्ड हमने आपको दिखाए, वो ऑयल फील्ड इजराइल के हैं, क्योंकि इजराइल पे जब अटैक करता है अमेरिका, तो उस समय कोई लिहाज नहीं है। अमेरिका सॉरी जब ईरान जब इजराइल पे अटैक करता तो कोई लिहाज नहीं है। वहाँ सिविलियन, वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारा चीज इजराइल अंडर अटैक है, क्योंकि ईरान ने यह तय कर लिया है ये युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल वाइप आउट होगा। ये इजराइल को खत्म करने का युद्ध ईरान लड़ रहा है, इसलिए ये युद्ध 3-4 साल भी चले तो आश्चर्य नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं, कई बार कह रहे हैं, इस युद्ध से अमेरिका अब विड्रॉल में है। अब्राहम चला गया है, पीछे पीछे सब चले जाएंगे, क्योंकि कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। जो मित्र देश है वो भी, अभी बीच में आशीष जी ने आपको वीडियो दिखाया कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे लगातार ये हो रहे हैं। ये जो अमेरिकन फ्रेंडली कंट्रीज है, जो अमेरिका के पूर्ण कब्जे में है, मतलब वो अमेरिका जैसा बोलता है वैसे करते हैं, वहां का पूरा बैंकिंग नेटवर्किंग जो है वो अमेरिकन एजेंसीज के अंडर या अमेरिकन बैंक्स के अंडर आता है। अमेरिकन बैंक्स की बड़ी बड़ी ब्रांचेस है। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका का पूरा फाइनेंस सेक्टर, अमेरिका का पूरा बैंकिंग सेक्टर, ये जूस कंट्रोल करते हैं। इसलिए फाइनेंस दिखते से ही ईरानियन को जू दिखता है उसमें, और वो इसीलिए वो हिट कर रहे हैं। वो हिट अपने जहाजा बेसिस है, वहां उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन आर्मी डिफेंस बेसिस को खत्म करना शुरू कर दिया। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसीज हो गई, CIA का हेडक्वार्टर हो गया। जिस होटल में यदि अमेरिकन बैठे हैं तो उस होटल को इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बैंक्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। वार्निंग दी थी, ये बड़बोले जो बैठे हुए हैं बड़े मियाँ वहां पे वॉशिंगटन में, जो अपने व्हाइट हाउस में बैठ के बात करते हैं, उन्होंने कहा अरे हम तो अंधेरे में कर देते, 15 मिनट में इनको अंधेरा, पूरा ईरान डूब जाता अंधेरे में, लोग परेशान होते, इसलिए नहीं कहा। ईरान ने कहा कि अरे आप अकेले ईरान में 15 मिनट में, आधे घंटे में हम आपको 14 कंट्री में ब्लैकआउट कर देते थे, 8 तो हमारे अड़ोस पड़ोस में है। और फिर उस अंधेरे में जब आपके सैनिक भागते तो हमको तो अंधेरे में शिकार करने में मजा आता, और उनकी सारे मौतें आपके सर पे होगी। अमेरिका वहां से विड्रॉ हो गया। जो कोरल बेट है इजराइल का, ईरान का, उसके समय उसके तरफ तो ये देख भी नहीं सकते, इतनी प्रिसीजन में कर दी है। अब अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है लड़ाई किससे जाए। वहां इराक से भी जो ग्रुप्स है, सेपरेशनिस्ट ग्रुप्स है, वो भी, क्योंकि ये जो आपका रिफ्यूलिंग वाला एयरक्राफ्ट है
ये जो हाथी है इसको गिराया उसी मिसाइल ने। और हमने पहले भी ये ट्वीट आने के पहले मैंने कहा ही था कि जो डिफेंस पोर्टल है वो कहते हैं कि इट इज नॉट अ क्रैश, इट हैज बीन हिट। टेक्निकल क्रैश अलग होता है और हिट अलग होता है। ये अब अमेरिका डेड बॉडीज ढूंढने जा रही है, इसका मतलब उसमें से कोई बचा नहीं, ये बात बड़ी क्लियर है। अब इस कैजुअलिटी का क्या करेंगे? हु विल आंसर दिस कैजुअलिटी? अमेरिका को जवाब देना होगा। ये भारत नहीं है कि आपने कहा कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है तो लोग ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे। वो अमेरिका है, वहाँ एक एक सोल्जर की जान की कीमत है। वो कहते हैं कि युद्ध हार जाए लेकिन हमारे सैनिक नहीं मरना चाहिए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो गया था, जो एम्बेसी में लोग होस्टेज किए गए थे ईरान में, उनको छुड़वाने का प्रयास किया गया था और वो प्रयास फंस गया था। रास्ते में ही वो कुछ चॉपर क्रैश हो गया और ये हो गया और वो हो गया। और इसके चलते पूरी वहां सरकार बदल गई कि ऐसा आपने अनप्लैंड सॉर्टी कैसी की, आपका प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई कि हमारे लोग कैसे मारे गए वहां पे। ये अमेरिका है, वहां हर अमेरिकन के जान की कीमत है। वहां ऐसा नहीं कि हमारे 23 मरे तो हमने उनके 40 मरे इसलिए ताली बजा। उनके 40 नहीं 400 मारो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एक गया कैसे? ये जिस देश में आता है उस देश में सत्ताधीश पे भी अंकुश होता है। निरंकुश सत्ताधीश तब होता है जब जनता हर चीज पर ताली बजाना चालू हो जाती है। शहादत पे भी ताली बजाती है, शहादत पे भी ताली बजाती है और इस पे ताली बजाती है कि हमने चाइनीज 40 मारे। अरे लेकिन हमारे 23 मरे, वो सबसे बड़ा दुख है। चाइना का मार क्या लेना देना? चाइना में 200 मरे। ये इस वजह से अब अमेरिका, मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका से एग्जिट देख रहा है। और मैं अभी ऐसा मुझे लगता है आशीष जी, जिस हिसाब से अब्राहिम गया, जिस हिसाब से ये हिट हुआ और जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिन से वॉर हेड्स पे ज्यादा बारूद चढ़ गया, उसके बाद शॉर्टेज कम हो गई लेकिन प्रिसीजन के साथ हिट हो रहा है। अब वो नए हथियार सामने ला रहे हैं। और किसी ने मैं ईरानियन एजेंसी को किसी ने कोट किया, ये मैं पढ़ रहा था, उसने ये कहा कि उन्होंने कहा ये तो हमारा पुराना माल है, अभी नया माल तो मार्केट में लाया नहीं। यदि ये मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, यदि नया माल आएगा तो क्या होगा, कितना कहर बरपेगा। ये सेफ एग्जिट का टाइम है। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान इराक का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, ये कम से कम 1 से 1.5 साल चलेगा ऐसा लगता है, जब तक इजराइल खत्म नहीं होता। अमेरिका वहां से यदि चला गया तो जो बाकी मिडिल ईस्ट के देश है वो एकदम विड्रॉ हो जाएंगे। हो सकता है वो ईरान को सपोर्ट करने लगेंगे। हार्मुज अभी खुलेगा नहीं, हार्मुज को टाइम लगेगा। ये जो जहाज चलवा रहे थे अलग अलग नामों से, उस नाम की तो जहाज ही नहीं है, शिपिंग लाइन में रजिस्टर ही नहीं हुए हैं। ये भी मैं बात बता दूं, इतने झूठ और मक्कार ये लोग चलाते हैं और हमारे सांसद उसको रिट्वीट करते हैं। और हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इस फेक न्यूज पे एक्शन लेने के बजाय, एक फेक न्यूज को फेक कहने के बजाय नरोवा कुंजरोवा की बात करता है। पता नहीं, इट इज प्री मैच्योर टू टॉक। अरे तुम्हारे फाइनल, मेरे जयशंकर को क्या बोला बताओ ईरानियन ने? हाँ, या तो हम ना बोला या हाँ बोला? और उन्होंने ना बोला। तुम्हें शर्म आती है बताने में कि ना बोला? ईरानियन ने कहा कि हमने ना बोला है। चलिए कार्यक्रम खत्म करते हैं। 2-3 और भी अपडेट है, बस वो देख लीजिए क्योंकि अपडेट हम नहीं छोड़ करके जाना चाहते। भैया दिखाइए जरा इजराइल की स्थिति, दिखाइए इजराइल की स्थिति। ये इजराइल का विजुअल है, वीडियो जो है ये है गैलीली, इजराइल के गैलीली से है। जरा देखिए ये हालत, देखिए। मैं कल से परसों कह रहा हूँ कि कुछ दिन में देखिए फोटो आएंगे कि गाजा और इजराइल में फर्क ढूंढिए। ये देखिए, आप ढूंढिए, ये गैलीली है। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये जो है, हाँ, इसके बाद अगला अगला अब एक विजुअल, अच्छा नहीं, वो तो वही विजुअल है, वही विजुअल है। खैर खत्म हो गया, अभी का अपडेट खत्म हो गया। हम फिर आएंगे, फिर अपडेट के साथ आएंगे थोड़ी ही देर के भीतर। अभी इजाजत दीजिए हमें। और मिडिल ईस्ट का अपडेट, भ्रमित मत होइएगा इधर उधर के झूठ पर। हम कोशिश करेंगे न्यूज लॉन्चर पर, न्यूज लॉन्चर के साथ एक और भी साथी हैं, वो भी अच्छा दिखाते होंगे। हम ये नहीं कहते कि बाकी पूरा लोग झूठ बोल रहे हैं, हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑथेंटिक हम कोशिश करते हैं। और जो भी कार्यक्रम लाते हैं, जैसे आज हमने जो कार्यक्रम किया था जो रात में फोन वाला, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन है कि ये परफेक्ट, आपने जितना टर्की से, इटली से लेकर के कनाडा तक का जोड़ा है, बहुत परफेक्ट है। उस पर 1000 के आसपास लोगों को मैं रिएक्शन देख चुका हूँ, ऐसे रिएक्शन है। तो ये बड़ा वो है, इसके लिए पूरी टीम मेहनत करती है कि कहाँ से जोड़ करके क्या लिंक है, और उसके लिए मिडिल ईस्ट की क्या रिपोर्ट है, अमेरिका से क्या रिपोर्ट है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करके
तब वो रिपोर्ट हम लाते हैं। तो इसलिए आप बने रहिएगा, आते हैं फिर। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत एक आखिरी रिक्वेस्ट, इस समय में ऐसी आपाधापी का समय है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये मत भूलिए कि ये न्यूज चैनल किसी के दबाव में है। रोज आशीष जी मेहनत करके कम से कम 10 से 12 वीडियोस लाते हैं। आप हर 1 घंटे के बाद कृपा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप खुद स्वयं होकर ढूंढिएगा, आपको नया वीडियो मिलेगा, नया इंफॉर्मेशन के पास, सच्चाई के साथ जो भी है वो आपके साथ लाने का प्रयास करेंगे। बस आप ये इस क्रुशियल पीरियड में आप इतना साथ दीजिएगा, नोटिफिकेशन का इंतजार ना कीजिए, आप इसको ढूंढिए, ऐसा ही मिलता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं गया उसके पास आपके द्वारा ये सच्चाई सामने आ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।